हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 23 मार्च शनिवार के दिन आपका स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज में। आज 23 मार्च शहीदी दिवस है। तो शहीदी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हर साल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखते हुए पूरे वर्ष कई तिथियों पर अलग अलग जो दिवस मनाए जाते हैं, उसी श्रृंखला के तहत ये 23 मार्च हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च के दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है और एक 30 जनवरी के दिन भी शहीदी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या हुआ था? महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो हमारे भारत में दो शहीदी दिवस मनाए जाते हैं। इस 23 मार्च के दिन भगत सिंह अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ अपने साहसिक कारनामों से देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने 1929 को इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन पर हत्या का आरोप भी लगा और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो शहीदी दिवस मनाया जाता है। शहीदी दिवस अगर हम देखें, इसका महत्व क्या है? शहीदी दिवस स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए लड़ाइयां लड़ी। उन्हें हमें याद करना चाहिए और हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जो स्वतंत्रता है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। स्वतंत्रता क्या होती है, इसके मायने क्या होती है, ये उस समय जो पैदा हुए कुछ क्रांतिकारी थे, कुछ भारतीय लोग थे, उनसे पूछ के देखिए। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर क्या है अपना हुक्म चलाया करती थी और हमारे भारतीय जो लोग थे वो उनके अंडर में रहा करते थे, यानी एक अच्छा अपना जीवन भी नहीं जी सकते थे। ठीक है, तो उन लोगों से हमें पूछना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या होती है। हम जिस वातावरण में जन्म लिया है हमने, वो इन्हीं के बदौलत लिया है। तो आज के दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, इनको फांसी हुई थी। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारी न्यूज की तरफ। और न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत के जो पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको भूटान की तरफ से सबसे श्रेष्ठ जो पुरस्कार दिया गया है ड्रूक ग्यालपो। तो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया था अभी हाल ही में, तो उसी कार्यक्रम के दौरान इनको ये ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार दिया गया भूटान की तरफ से। उन्होंने वहां पर अपना वक्तव्य भी रखा और अपना एक आने वाले समय में भूटान और भारत के बीच में दो राजनीतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उनको लेकर अपनी प्रतिबद्धता जो है वो भी बताई। और ये जो कार्यक्रम हुआ कल ही की बात है, और जो भूटान के दौरे पर अभी गए हुए हैं, थिम्पू जो भूटान की राजधानी है, वहां पर ये आयोजन किया गया था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ये सम्मान जो दिया गया, इसकी घोषणा तो बहुत पहले ही की जा चुकी थी। दिसंबर 2021 में थिम्पू में ही एक उन्होंने 114वां अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था। उसी दिवस के दौरान ये उन्होंने घोषणा की थी कि हम उनको ये सम्मान देंगे, और ये सम्मान फिर दिया गया, जैसे कि अभी चर्चा का ये विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये जो पुरस्कार है वो हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों को दिया गया सम्मान है, और ये हमारे यानी कि भूटान और भारत के अद्वितीय संबंधों का प्रमाण है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन भूटान से ही संबंधित, जैसे कि भूटान की बात हुई है आज की इस न्यूज में, तो इससे संबंधित आप ये पॉइंट बताना जरा। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जल्दी से बता देंगे। भूटान की आधिकारिक भाषा, जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आधिकारिक भाषा है जोंगखा। कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा दजोंगखा, ठीक है, कभी आपको ये भी पढ़ने को मिल सकता है। तो ये उनकी आधिकारिक भाषा है। भूटान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नई स्लाइड लेकर आपको बताते हैं। भूटान, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वहां के वर्तमान में जो नरेश हैं उनका नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये वर्तमान में भूटान के नरेश हैं, ठीक है। और भूटान की राजधानी जो है वो क्या है? ये तो हुए उनके नरेश। राजधानी तो आप सभी को पता ही होगी, जैसे कि अभी न्यूज में भी नाम आया था, थिम्पू, ठीक है। तो ये उनकी राजधानी है। और भूटान के बारे में अगर कहा जाए तो उनकी मुद्रा कौन सी है? जैसे हमारे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। उसी प्रकार भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल ड्रम। नगुल ड्रम, जैसे कि ऑप्शन में भी, ऑप्शन सी में दिया गया था नगुल ड्रम। ये जो नगुल ड्रम है ये भूटान की मुद्रा का नाम है। और युआन जो है वो कहाँ की मुद्रा है? ये चीन की मुद्रा का नाम है। चीन की मुद्रा जो है वो है युआन, चीनी युआन बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। और अगर इनके बारे में बात कर ली जाए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो है तीरंदाजी। तीरंदाजी, तीरंदाजी का मतलब तीर चलाने के लिए धनुष का उपयोग करने का जो कौशल है वही दिखाना होता है। और ये इनका राष्ट्रीय खेल भी है। भूटान में जिस प्रकार हम हमारी जो संसद की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां की संसद को क्या बोला जाता है? शोंगडू, ये उनकी संसद का नाम है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोल देते हैं ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो संसद जो है वहां की उसे बोलते हैं शोंगडू। तो ये कुछ जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। बातें तो और भी हो सकती हैं कि भूटान के संस्थापक कौन हैं? जामद्रंग नंगवांग नामग्याल, ये भूटान के संस्थापक रहे हैं, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा और भी बता देते हैं। खाने के लिए जैसे खाद्य की बात करते हैं, महत्वपूर्ण व्यंजन कौन सा है वहां का? तो नाम आता है एमा तादशी। ये खाने की चीज है, बड़ी बेहतरीन है भूटान की। तो ये भूटान से संबंधित हमारी पहली न्यूज हुई कवर। अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पर एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया। ब्लू इकोनॉमी का अगर सिंपल मतलब समझे, समुद्र से है, यानी कि हमें जो हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था है उसे बेहतरीन बनाना है। अर्थव्यवस्था, तो इसको बेहतरीन बनाने के लिए ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और ये कब हुआ था? कल ही, यानी कि 22 मार्च को। और आज 23 है ही। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कल 22 मार्च को नई दिल्ली में ब्लू इकोनॉमी एक स्टडी की रिपोर्ट की स्थिति पर ये एक कार्यालय यानी कि कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में बहुत से जो विशेषज्ञ हैं वो आए, उन्होंने हिस्सा लिया। जैसे बात करते हैं हम विश्व बैंक की, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मत्स्य पालन
पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, नीति आयोग, पतन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय जैसे विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास के जो संगठन है उनके विशेषज्ञों ने यहाँ इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी न्यूज थी। और उन्होंने जो सेमिनल रिपोर्ट जो सौंपी उसका नाम क्या रखा, इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, पाथवेज फॉर रिसोर्स एफिशिएंट इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ इन इंडिया। तो ये इनका जो एक रिपोर्ट का टाइटल रहा। हिंदी में कहें तो भारत की नीली अर्थव्यवस्था, भारत में संसाधन कुशल, समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए मार्ग। तो इस टाइटल से उन्होंने एक मौलिक रिपोर्ट तैयार की और विश्व बैंक के साथ एक ज्ञान भागीदार के रूप में काम भी किया। ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, और नीली अर्थव्यवस्था की जो पॉलिसी है उसका नेटवर्क, उसको कैसे हम विस्तार दे सकते हैं, वो सब बातें इसमें हुई। जैसा कि भारत का मुख्य जो लक्ष्य है वो है विश्व की टॉप अर्थव्यवस्था बनना, और साथ ही अपने तत्काल और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारा जो सामरिक रिश्ता है यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसको भी सुधारना, उसको एक अच्छा आकार देना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। और साथ में जो भी हमारे भारत के राज्य हैं यानी कि जो समुद्र के साथ है, मान के चलो हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, ये जो समुद्र है ना, यहाँ बंगाल की खाड़ी आ जाती है, इधर हम अरब सागर की बात करते हैं। तो जो भी हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय क्षेत्र में बसे हुए जो भी राज्य हैं, उनके लोगों का जीवन सुधारना, और इस समुद्र बेस्ड, समुद्र का अगर हम पानी देखें तो नीले रंग का होता है ना, इसलिए इसे नाम दिया गया है ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था। तो जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य लक्ष्य है। जब हम इस लक्ष्य को पाएंगे तो हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, समुद्री शक्ति जो है वो भी हम बेहतरीन कर सकते हैं, और शिपिंग के मामले में मछली पकड़ने को लेकर जिनका परिवार चलता है, जिनकी आजीविका चलती है, समुद्री व्यापार, ठीक है, और ऊर्जा संसाधन, पर्यटन की बात करते हैं उसमें हम बेहतरीन कर सकते हैं, और समुद्र के नीचे पाइपलाइनों के माध्यम से संचार की व्यवस्था हो सकती है, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री तलीय संसाधनों पर जो टिकी हुई हैं उनको भी हम क्या है एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। तो सारा का सारा ये कुछ बिंदु, इंडिया की अगर बात करें तो 7,517 किलोमीटर कोस्ट लाइन है ना, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सारी की सारी जो कुछ और पॉइंट्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको बताया। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में, है ना, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी ब्लू इकोनॉमिक से संबंधित। तो आप इस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत सरकार के अधीन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से आपको बता देना है। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 29 जनवरी 2006 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन हुआ। ये मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। इस मंत्रालय का मकसद क्या है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी से संबंधित वैज्ञानिक एक मंत्रालय, यानी कि वैज्ञानिक हम इस प्रकार से करेंगे। तो एक तो हमारा जो पृथ्वी के वायुमंडल की बात करते हैं, और पृथ्वी से संबंधित समुद्र की बात करते हैं, और जो भी नई नई प्रौद्योगिकी हो सकती है उनकी बात करें,
या फिर हम बात करें कंप से, भूकंप के बारे में, ये सारी की सारी पृथ्वी से संबंधित है ना। तो इन सभी से संबंधित जो है वो रिसर्च करना, और इन सभी को क्या है, रिसर्च करते हुए एक एकीकृत तरीके से काम करना मुख्य मकसद है, ठीक है, इन सभी से। और अगर हम वैसे थोड़ा नॉर्मल बात करें, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के क्या क्या दायित्व बनते हैं, तो मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित, महासागरों से संबंधित, तटीय जो राज्य हैं उनसे संबंधित सेवाएं देना, ठीक है। जल विज्ञान की बात करें, भूकंप विज्ञान की बात करें, प्राकृतिक खतरों से संबंधित सेवाएं देना भी इनका काम है, ठीक है। देश के लिए टिकाऊ तरीके से समुद्री जीवित और गैर जीवित संसाधनों का पता लगाना, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ही काम है। जब बात करते हैं हम 9 दिसंबर 2018 की, तो इसमें कुछ खास बात अगर आपको याद आ रही हो तो, जजपा पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी, तो नाम आता है दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला के पिताजी कौन थे, कौन है, मतलब अभी भी हैं, अजय चौटाला। तो इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया 2018 में, ठीक है। और जब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की, चलो उससे पहले ऑप्शन ए दिया गया है 26 दिसंबर 1997। इसको क्या हुआ था, कल हमने एक पार्टी की बात की थी, बीजेडी, बीजू जनता दल, जो कि उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ा नाम है इस पार्टी का वहां पर, बड़ी लायकी है इस पार्टी की वहां। तो इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इस पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1997 को हुई। किसने की थी, तो नाम आता है बीजू पटनायक के बेटे, है ना, बीजू पटनायक के जो बेटे हैं उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद इस पार्टी का नाम भी अपने पिता यानी कि बीजू पटनायक के नाम पर ही रखा। अब वो बेटे कौन है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट में, किसने स्थापना की थी, ठीक है। जो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, वो लगातार वहां के कम से कम 4-5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बता दीजिए कमेंट में क्या नाम रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। DRI ने सीज किए हैं, यानी कि अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें, राजस्व, हिंदी में राजस्व खुफिया निदेशालय। हालांकि ये जो न्यूज है, न्यूज इतनी काम की नहीं है, ऐसे तो काम चलता ही रहता है, किसी को पकड़ लिया, लेकिन इससे जो संबंधित है ना, ये निदेशालय काम क्या करता है, किस प्रकार से ये एक व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है, वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी आपसे कुछ बातें पूछेंगे भी। तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने लगभग 15 करोड़ रुपए मूल्य की 150 ग्राम कोकीन से भी अधिक जो है वो जब्त कर ली है, और इसी के तहत एक नाइजीरियन नागरिक को पकड़ लिया है, और इसके साथ में 2। तो अब जब बात करते हैं नशीली दवाओं के बारे में, नशीली दवाओं की तस्करी पर अपना शिकंजा कसने के लिए ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय काम करता है। तो इसी काम को करते हुए इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है, और नई दिल्ली में ये 15 करोड़ रुपए की जो लागत की 1.59 किलोग्राम की कोकीन जो जब्त की है। इसका जो संबंध है वो अफ्रीका से बताया जा रहा है, कि अफ्रीका से ये भारत में पहुंचती है, कौन से बॉर्डर से, भारत नेपाल बॉर्डर है ना, तो वहां पे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है ना, उसमें सुधार होना चाहिए। तो वो किस प्रकार से होगा, इसके बारे में भी हमने विचार करना है। और बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चलती ही रहेगी। अगर मान के चलो एक क्लू मिल गया है, तो आगे की कड़ी कहाँ मिलेगी, वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। किसी भी देश में शांति, स्थिरता और बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए कई एजेंसियां काम करती हैं, ठीक है। हमारे देश में भी ऐसी कई एजेंसियां हैं जो बहुत ही गुप्त तरीके से आम जनता को बिना कुछ पता चले
भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों से निपटती है। जैसे हम बात करते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं एक बार। आपने नाम सुना होगा, एक नाम आता है आईबी। ये भी एक खुफिया एजेंसी है, बहुत नाम सुना होगा इसका, जिसका फुल फॉर्म अगर बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक नाम आपने सुना होगा सीबीआई, है ना। सीबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। क्राइम से संबंधित ये एक ब्रांच है। और एक आता है एनसीबी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो क्या बोलेंगे इसकी फुल फॉर्म, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इस प्रकार एक और आती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इस प्रकार से ये बहुत सी, ये तो टॉप एजेंसीज हैं जिनका नाम हम जानते हैं, ये खुफिया एजेंसीज हैं, ठीक है। लेकिन देश की ऐसी और भी एजेंसियां हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक नाम अभी आपको बताया, क्या नाम था, डी यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय, ठीक है। राजस्व खुफिया निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, ये भी इसी प्रकार की एक एजेंसी है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता दीजिए इस राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में। ये कुछ बिंदु, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 4 दिसंबर 1957 को DRI का गठन हुआ। और मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत एक शीर्ष यानी कि सर्वोच्च तस्करी विरोधी खुफिया एजेंसी के रूप में इसे स्थापित किया गया। शीर्ष तस्करी खुफिया विरोधी, तस्करी विरोधी खुफिया एजेंसी ऐसे बोलेंगे, खुफिया एजेंसी के रूप में इसका गठन किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय जो है ना, वो एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसका मुख्य काम अगर हम देखें तो, जैसे आपने सोने की बात की, सोना, ड्रग्स की बात की, सोना, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा, इनसे संबंधित अगर कोई तस्करी होती है तो इन तस्करी पर रोक लगाने का काम किसका है, इसी एजेंसी का है। अगर मान के चलो कोई नकली जाली नोट बना के बेचते हैं, उनकी मतलब जनता के बीच में भेजते हैं, तो उस तस्करी से संबंधित निपटने का काम कौन करेगी, यही एजेंसी करेगी। इसका गठन 4 दिसंबर 1957 को हुआ था, जैसे कि ऑप्शन में आपसे पूछा ही गया था। DRI जो है ना, DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, ये देश को आर्थिक और राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित रखने का काम करता है। मान के चलो अगर ये कोई भी तस्करी हो रही है उसको रोकेंगी तो जाहिर सी बात है ना कि देश की रक्षा तो होगी ही होगी, आर्थिक रूप से भी हम सशक्त बने रहेंगे। नकली नोट अगर कोई छाप के तस्करी कर रहा है तो उस पर रोक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी, नकली नोट जो हैं वो नहीं आएंगे। इस DRI की अध्यक्षता की बात करें, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विशेष सचिव के महानिदेशक करते हैं, विशेष सचिव के महानिदेशक, ठीक है, इसकी अध्यक्षता। तो ये कुछ बिंदु है। अगर और थोड़ा सा
हम समझना चाहें तो चलो मैं आपको बता देता हूं। आपने शाहरुख खान का नाम तो सुना होगा, है ना? शाहरुख खान एक्टर। और शाहरुख खान का एक बेटा भी है जिसका नाम है आर्यन खान, है ना? आर्यन खान कुछ समय बड़ा सुर्खियों में रहा। 2020 के आसपास में, आपको पता है वो न्यूज भी आपने बहुत बार सुनी होगी। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस से चर्चा में आए एक अधिकारी का अगर नाम बताऊं मैं, एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े। सुना है ना नाम आपने, समीर वानखेड़े? इस समीर वानखेड़े का मूल डिपार्टमेंट जो है ना, वो भी क्या है, डीआरआई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो इसी से संबंधित है ये समीर वानखेड़े, जिसके हाथ में ये आर्यन खान का जो केस था वो था। ठीक है, काफी एक हाई प्रोफाइल का केस जब संभाल लिया था इस व्यक्ति ने, उसके बाद में समीर वानखेड़े को डीआरआई में भेजा गया था ताकि इसके आगे की जो बातें हैं वो एक कार्रवाई के रूप में ले सके। जून 2020 में आपको पता है एक बात अगर आपको याद हो, तो बॉलीवुड नेता हुआ करते थे सुशांत सिंह राजपूत। उनकी मृत्यु जब हुई थी ना, तब भी एक ड्रग नेक्सस की तह तक जाने के लिए समीर वानखेड़े का डीआरआई से एनसीबी में ट्रांसफर कर दिया गया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो ये जो है ना, डीआरआई का और एनसीबी का संबंध क्या है ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, तो वो भी मतलब ड्रग्स केस से संबंधित जो बातें हैं वो यही डीआरआई संभाल लेती है, या फिर एनसीबी जिसकी बात करते हैं हम। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ज्यादा इनके बारे में और आवश्यकता है नहीं। जो भी न्यूज होती है उनको थोड़ा सा पीछे की कहानी क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। और हमारी ये डेली की क्लास तो चलती ही रहती है, वो तो आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कुछ हुई बातचीत के बारे में। तो इसमें कुछ क्या खास बात हमें देखने को मिली है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम क्या रखा गया है, उस पुस्तक का नाम अगर बताएं तो है एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया, टेक्सोनिक प्रोसीजर, फैमिली, कैरेक्टर, डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, ये उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इस शीर्षक से यानी कि इस टाइटल से जियोलॉजी ऑफ इंडिया ने एक पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें खास बात हमें क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में अगर बात की जाए तो किसने इसे प्रकाशित की है? नाम है धृति बैनर्जी, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं। और इनके साथ में डॉक्टर नवनीत सिंह, डॉक्टर राहुल जोशी, डॉक्टर पीसी पठानिया और हांगकांग के लेपिडोप्टेरा एक्सपर्ट हैं एक डॉक्टर आर.सी. कैंड्रिक। तो इन सभी ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है जिसका टाइटल मैंने आपको बताया, लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया, टेक्टोनिक प्रोसीजर, फैमिली कैरेक्टर्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जब बात करते हैं, एक संगोष्ठी हुई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, यानी कि सिंपोजियम। ये कब हुआ था? 2019 में, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ एशियाई लिप्टोप्टेरा संरक्षण से संबंधित एक कार्यक्रम, उसी की एक ये देन है जिसमें सभी ने विचार विमर्श किया। और ये पीआईबी ने वहां पर ये फोटो डाली भी हुई है अपने ट्विटर अकाउंट पे। ठीक है, जब बात करते हैं ये पुस्तक जो छापी है उन्होंने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है भारत में पाई जाने वाली तितलियों, पतंगों के सभी परिवारों और सुपर सुपर फैमिलीज के लिए मुख्य लक्षणों के संक्षेप के बारे में बताना। ठीक है, और जो इनकी विशेषताओं की बात करने के साथ साथ जो भी प्रजाति है उसका डिवाइडेशन किया जाए,
यानी कि एक डिवाइडेशन के बेस पे हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, वो भी इसमें क्या है, प्रस्तुतिकरण किया गया है। और हम इस क्षेत्र में किस प्रकार से रिसर्च कर सकते हैं, प्रयोगशालाओं का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी सुपर फैमिलीज, पारिवारिक स्तर पर पहचान किस प्रकार से हो सकती है, वो सारी की सारी जो है ना रूपरेखा इस पुस्तक में बताई गई है। ये फोटोज आप देख रहे होंगे। पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके बारे में बता दीजिए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो ये पुस्तक है वो तो मैंने आपको बताया तितलियों, है ना, और पतंगों से संबंधित है। अब कीटों का अध्ययन आपसे पूछा जाए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जल्दी जल्दी से बता देंगे। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर हिंदी में ऑप्शन दिया गया होता तो आप बिल्कुल आराम से बता देते। हिंदी में क्या बोलते हैं एंटोमोलॉजी को, इसे बोलते हैं कीट विज्ञान। बिल्कुल आसान सा है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहा जाता है। कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की एक शाखा है, जंतु विज्ञान, ठीक है, जो कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इस कीट विज्ञान में अनुवांशिकी, जैव रसायन से लेकर उनका वर्गीकरण, उनका विकास किस प्रकार से हो, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं वो शामिल हैं, ठीक है। इनसे संबंधित जो रिसर्च की जाती है इसमें। वैसे भी ये जो शब्द है एंटोमोलॉजी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है? तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, पोमोलॉजी लिखा हुआ है। पोमोलॉजी जो होता है ना, वो होता है फलों का अध्ययन। फल फ्रूट्स जो होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। और ये किसकी ब्रांच है, तो ये वनस्पति विज्ञान का एक क्या है, शाखा, वनस्पति विज्ञान की शाखा है ये, जिसमें हम फलों के अध्ययन की बात करते हैं, इसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। अगर फसलों के अध्ययन की बात कही जाए तो क्या होती है, उसे हम एग्रोलॉजी कहते हैं। और ये जो है ना लेपिडोप्टेरोलॉजी, लेपिडोप्टेरोलॉजी, ये वो होती है जिसमें हम तितलियों की बात करते हैं। अभी न्यूज में क्या था, तितलियों के बारे में बात हुई थी ना, तितलियों के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो कहलाता है ये लेपिडोप्टेरोलॉजी। अब एक ऑप्शन आपसे और अगर पूछा जाए कॉर्पोलॉजी के बारे में, कॉर्पोलॉजी क्या होता है, तो बीजों का अध्ययन करना, बीजों का अध्ययन। जैसे आप कोई फसल बोते हैं, उसके लिए बीज चाहिए, तो बीज पर जो अध्ययन किया जाए उसे हम कहते हैं कॉर्पोलॉजी। ये भी क्या है, एक वनस्पति विज्ञान की शाखा है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है। कॉर्पोलॉजी में बीजों की संरचना कैसी हो, बीजों का विकास कैसा हो, बीजों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। और वैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो बीजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, शुक्राणु विज्ञान, इसको बोल देते हैं। वैसे शुक्राणु विज्ञान भी कह दिया जाता है। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। इस लेपिडोप्टेरा में अगर बात करें तो इसमें तितलियां भी आ जाती हैं, और पतंगे, चप्पलें, ये जो है ना, ये सारी की सारी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आरबीआई जो है ना, आरबीआई ने अनाउंस कर दिए हैं स्पेशल मेजर्स फॉर एनुअल क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर 2024। तो जैसे अगर बात करें, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जो 30 मार्च और 31 मार्च जब आएगी ना, तो उस दिन सभी जो ब्रांचेस हैं जो इनके अंडर में काम कर रही हैं, उनको अपने जो बैंक हैं वो खुले रखने हैं। हालांकि ये वैसे देखा जाए तो कोई न्यूज नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा है, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हुए बात करेंगे कि क्या इसके पीछे की कहानी है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई।
आरबीआई जो है वो भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक है। कोई भी देश की बात करते हो हम, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, एक केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, जिस बैंक का सभी बैंकों पर नियंत्रण होता है। ठीक वैसे ही हमारे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। यह बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। ठीक है, और इस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अगर हम जो भी बुनियादी कार्य हैं उनकी बात करें, तो जो बैंकों के नोट होते हैं उनको किस प्रकार से जनता के बीच में पहुंचाना है, यानी कि उसका विनियमन करना, इस आरबीआई का काम है। ठीक है, और बैंक में रिजर्व बनाए रखना, देश की मौद्रिक और ऋण प्रणाली जो है उसका संचालन करना। ठीक है, तो ये कुछ कार्य हैं आरबीआई के। और इस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। अधिनियम 1934। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इसके बारे में बताइए जरा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, बताइए जरा। तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो मैंने अभी क्या बताया, जब मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था तो यहाँ पे क्या लिखा है, नोटों के विनियमन के बारे में बातें बताई। ठीक है, लेकिन जब सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्के जो ढाले ढाले जाते हैं वो वित्त मंत्रालय के तहत उनके द्वारा। नोटों की छपाई की बात करें, नोटों की छपाई ये काम कौन करता है? ये काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। जब 1 रुपए की सिक्के की बात, 1 रुपए के नोट की बात आई, 1 रुपए का नोट और बाकी जो भी सिक्के हैं उन सिक्कों को ढालने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक था। अब आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? ऑन द एडवाइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड? तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जो हिल्टन यंग आयोग है ये 1926 में लाया गया। किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा से संबंधित है। और किस ब्रिटिश अधिकारी के समय की बात है ये? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय की बात है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन लाया गया। उसी कमीशन के सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं इस मैन्सफील्ड कमीशन की, मैन्सफील्ड कमीशन 1886 में लाया गया। किससे संबंधित है? ये भी मुद्रा से ही संबंधित था। ब्रिटिश अधिकारी की बात करें तो लॉर्ड डफरिन का समय चल रहा था। डफरिन 1884 से 1888 तक रहा, उसी के समय में ये मैन्सफील्ड कमीशन लाया गया था। जब बात करते हैं हम बेम्बीगटन स्मिथ कमीशन की, बेम्बीगटन स्मिथ कमीशन 1919 में लाया गया। जब ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड। ठीक है, और ये जो कमीशन है ये भी क्या है? मुद्रा से ही संबंधित था। जब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि इसमें लिखा हुआ है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में हुआ था और ये भारत में कब आया? 1928 में। ठीक है, और ये किसके समय की बात है? तो ये इरविन के समय की बात है।
साइमन कमीशन भारत में आया, इसमें 7 लोग थे, सातों के सातों ही अंग्रेज थे। इसका नाम श्वेत कमीशन रखा गया। ठीक है, जब भारत में आया तो अक्टूबर में इसका विरोध होने लगा, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और विरोध में फिर अंग्रेजों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी और भारतीयों की तरफ से उस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सर पर, छातियों पर लाठियां लगी, जिसकी बदौलत उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये बातें हम कवर किया करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम रिजर्व बैंक की बात कर रहे थे। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है ना, हो गया याद। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पे हुई। ठीक है जी, ऐसे आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय स्टेट बैंक का, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन दिया गया ना वो आरबीआई के बारे में है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना है आपको, जल्दी जल्दी से बताएंगे। क्योंकि इसमें वो ऑप्शन है नहीं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 1949 में किया गया। जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 1935 की, तब ये 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित किया गया था और फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, अब आप, जैसे कि आपसे ऑप्शन में पूछा गया है भारतीय स्टेट बैंक, ये गलती से टाइप हो गया था, आरबीआई के बारे में वैसे मैंने पूछना था। तो जैसे अभी न्यूज की बात हम कर रहे थे, उसमें क्या लिखा हुआ था कि 30 मार्च और 31 मार्च जो है उसको बैंक ओपन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप अगर बात करें, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अभी 24 की बात कर रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है। लेकिन हमें क्या जानना है कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि देश का वित्त वर्ष वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक। तो उन्होंने क्या बोला है, आरबीआई ने क्या आदेश दिया है कि 30 मार्च को और 31 मार्च को बैंक ओपन रहेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है ये 2024, समाप्ति की ओर अग्रसर, ऐसे लिख सकते हैं, समाप्ति की ओर। चलो, ये तो बात हुई हमारे भारत के फाइनेंशियल ईयर की। जब हम आरबीआई के लेखा वर्ष की बात करते हैं तो वो कब तक होता है? वो होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का होता है। ठीक है, चलो जी। तो ये कुछ हमारे आज के बिंदु रहे, इनके बारे में हमने बातें की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये एडुरोही ऑफिशियल चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर की क्लास दिखाई देती है। और एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको शॉर्ट्स वीडियो दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं। चलिए जी, इसमें थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, वैसे तो गलती से टाइप हो गया क्योंकि ये तो ऑप्शन में है नहीं। अगर बात की जाए स्टेट बैंक के बारे में, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था, 1955 में। आरबीआई का 1949 में, एसबीआई का 1955 में। ठीक है, इस प्रकार से ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो चरण थे उनमें सबसे पहले राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक का ही हुआ।
किसके तहत हुआ ये? एसबीआई अधिनियम के तहत। ये बात है शायद जुलाई 1955, जुलाई 1955 में हुआ। ठीक है। और फिर 19 जुलाई 1960 को भारत के 7 स्टेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो इस प्रकार आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और अंत में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से हम क्षमा चाहते हैं। एडुरोही 24 आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, आपको वहां पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी डेली क्लास की। आप हमें फेसबुक पे, ट्विटर, एक्स पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। इस चैनल के साइड में जो ऑप्शन होता है, यानी कि चैनल की डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक चैनल से दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा। अभी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है, हो जाएगी धीरे। तो चलिए जी, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।